गांव के उस पुराने घर में आज कुछ अलग ही रौनक थी। दीवारें भी जैसे मुस्कुरा रही थी। कल बेटी की बारात जो आने वाली थी। घर में हंसी ठहाकों की गूंज थी। रिश्तेदारों की चहलकदमी और रस्म और रिवाजों का सिलसिला जारी था। लेकिन उस हंसी खुशी के माहौल के बीच एक दिल था जो बेचैन था। एक लड़की थी जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आधी रात ढल चुकी थी, पूरा घर नींद के आगोश में था। पर वो दुल्हन बनने वाली लड़की चुपचाप अपने कमरे से निकली, दबे पांव, जैसे कोई राज लिए चल रही है। वो पहुंची घर के पीछे, वहां जहां पुराना तबेला था, भैंसों के गट्ठरों के बीच। और वहां उसका इंतजार कर रहा था कोई, वो जिससे उसकी सांसें जुड़ी थी। जैसे ही वो पहुंची, वो शख्स उसे अपनी बाहों में खींच लेता। वो लम्हा जब दो जिस्म नहीं, दो रूहें एक दूसरे में लिपट जाती है। वहां उन्हीं घास के गट्ठरों पर वो अपने प्यार को जीते हैं, पूरी तृप्ति के साथ। नजदीकियां जब रूह को भी छू जाएं, तब वो सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं रहता। लड़का पूछता है, कल तो तू ब्याह कर किसी और की हो जाएगी, मेरा क्या होगा? लड़की मुस्कुराकर कहती है, मैं किसी की भी पत्नी बन जाऊं, पर प्यार सिर्फ तुमसे करती हूं और करती रहूंगी। सुबह होते ही शादी हो जाती है। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब पग फेरे की रस्म में वो लौटती है, तो अगले ही दिन होटल बुक होता है। वहां फिर दोनों मिलते हैं। कमरे में वो फिर एक दूसरे के करीब आते हैं। लड़का पूछता है, कैसी रही सुहाग रात? वो जवाब देती है, सब कुछ किया, पर जो मजा तुम्हारे साथ है वो कहीं नहीं। फिर एक बार उनके जिस्म से कपड़े अलग होते हैं और लिपटते हैं वो उसी बेकाबू जुनून के साथ। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता दोस्तों। जब तक वो लड़की मायके में रहती है, हर रात चोरी छिपे उसी तबेले में जाती है और उसी शख्स से फिर बार बार मिलती है। लेकिन सवाल यह है, एक तरफ वो लड़का जिससे उसका बचपन का इश्क था, दूसरी तरफ वो जिससे उसने जिद करके शादी की। दोनों से प्यार, दोनों का रिश्ता, आखिर ये कैसा प्यार था? ये दो नावों की सवारी क्यों? और इसका अंजाम क्या हुआ? दोस्तों, जब भी आप इस कहानी को पूरा सच जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि अंजाम बेहद डरावना और खून से लथपथ होने वाला था। तो बने रहिए, सुनते रहिए स्टोरीज बाय सागू पर ये सच्ची मगर झकझोर देने वाली कहानी। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, एक ऐसा खेल है जिसमें भावनाएं, वासना और धोखा सब कुछ है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक बार। मैं मुनीश कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना लेकर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल स्टोरीज बाय सागू को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं और किस अंदाज में आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। और हाँ, कहानी के अंत में हम लेंगे अपने उन प्यारे सब्सक्राइबर्स का नाम जो हर बार भर भर के मुझे अपना प्यार देते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपको सीधे लिए चलता हूँ आज की कहानी की ओर। ये कहानी है साक्षी नाम की एक लड़की की, जो एक साधारण मगर संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता का नाम था रामदयाल मिश्रा, जो गांव में एक प्रतिष्ठित और सीधे साधे किस्म के इंसान माने जाते थे। उनकी पत्नी सरोज मिश्रा एक घरेलू महिला थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश में लगा दी। रामदयाल और सरोज के 5 बच्चे थे, 3 बेटे, एक बड़ी बेटी तनु मिश्रा और सबसे छोटी साक्षी। तीनों बेटे पढ़ाई लिखाई में तेज थे और कॉलेज खत्म करने के बाद देश के अलग अलग शहरों में नौकरी के लिए निकल चुके थे। घर में अब सिर्फ तनु और साक्षी ही बची। कुछ सालों बाद तनु का रिश्ता एक अच्छे और अमीर परिवार में तय हो गया। उसका विवाह हुआ रजत तिवारी नाम के एक युवक से, जो लखनऊ से लेकर कानपुर तक अपनी बड़ी क्रेन सर्विस कंपनी चलाता था। रजत का परिवार करोड़पति था और उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। धूमधाम से हो गई और अब वो भी अपने ससुराल चली गई।
अब मिश्रा परिवार में सिर्फ साक्षी रह गई थी। साक्षी की उम्र उस वक्त करीब 18 साल थी, नाजुक, संकोची, मगर सपनों से भरी हुई। साक्षी के घर के बगल में ही रहता था एक लड़का, अंशुल शर्मा। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। अंशुल साक्षी को समझता था, उसके अकेलेपन को महसूस करता था और साक्षी को भी उसकी बातों में अपनापन लगता था। लेकिन एक परेशानी थी, दोनों परिवारों के बीच जमीन के कुछ टुकड़े को लेकर पुराना विवाद। इसी वजह से दोनों अपने रिश्ते को अपने अपने घरों से छुपा कर रखते थे। मगर जब दिल एक बार मिलते हैं तो फिर फासले कहाँ रह जाते हैं। साक्षी और अंशुल का रिश्ता अब सिर्फ दिलों का नहीं रहा, उनके बीच जिस्मानी नजदीकियां भी बढ़ने लगी। वो एक दूसरे की बाहों में सुकून तलाशने लगे थे और यही सुकून धीरे धीरे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। दोस्तों, साक्षी और अंशुल का ये छुपा हुआ रिश्ता जैसे जैसे चल रहा था, मुलाकातें, लिपटी रातें और छुपी हुई कस्में, मगर इस सब के बीच अचानक एक दिन साक्षी की शादी की बात उठ जाती है। अब सवाल ये है कि शादी की बात अचानक क्यों हुई। दरअसल जब साक्षी की बड़ी बहन तनु की शादी हुई थी और साक्षी कई बार उसके ससुराल यानी रजत तिवारी के आलीशान घर जाया करती थी, तब वो वहां की चकाचौंध, ऐशो आराम और धन दौलत देखकर हैरान रह जाती थी। महंगे फर्नीचर, बड़े कमरे, चमचमाती कारें और नौकर चाकरों की भीड़। साक्षी की आंखों ने जो देखा, उसने उसके दिल में एक अलग ही ख्वाहिश जगा दी। अब उसे लगने लगा कि उसका बॉयफ्रेंड अंशुल, जो खुद एक बेरोजगार, कमजोर और एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, उसे कभी वो जिंदगी नहीं दे सकता जो उसकी बड़ी बहन को मिली है। यहीं से शुरू होता है लालच का खेल। रजत तिवारी यानी तनु का पति 4 भाइयों में से एक था। उन चारों भाइयों में एक छोटा भाई था, दीपक। उम्र में साक्षी के आसपास, दिखने में स्मार्ट और सबसे बड़ी बात, उसी अमीर खानदान का हिस्सा। अब साक्षी का दिमाग घूमने लगा। उसने सोचा कि अगर वो दीपक से शादी कर लेती है तो उसकी भी किस्मत बदल सकती है, उसे भी वही ऐशो आराम मिल सकता है जो तनु को मिला। धीरे धीरे साक्षी ने दीपक के आसपास रहना शुरू किया। हर बार जब वो बहन के ससुराल जाती, उसकी नजरें दीपक को तलाशती। मासूमियत की आड़ में मुस्कानें, छोटी छोटी बातों में तारीफें और कभी कभी जानबूझकर छू जाना, ये सब साक्षी के इरादों का हिस्सा था। दीपक भी लड़का ही था। धीरे धीरे उसका झुकाव साक्षी की तरफ बढ़ने लगा। अब साक्षी के मन में एक ही बात थी, मासूमियत की आड़ में मुस्कानें, छोटी छोटी बातों में तारीफें और कभी कभी जानबूझकर छू जाना, ये सब साक्षी के इरादों का हिस्सा था। दीपक भी एक लड़का ही था। धीरे धीरे उसका झुकाव साक्षी की तरफ बढ़ने लगा। अब साक्षी के मन में एक ही बात थी, अगर मैं दीपक से शादी कर लूं तो मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं भी करोड़ों की मालकिन बन जाऊंगी। इसी सोच के साथ वो अपने परिवार को मनाने लगती है और फिर अचानक साक्षी की शादी की बात शुरू हो जाती है और अंशुल को इसकी भनक तक नहीं लगती। दीपक का काम बड़ा था और बिजी जिंदगी उसकी मजबूरी। उसका क्रेन सर्विस का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और अक्सर वो शहर से बाहर ही रहा करता था, कभी लखनऊ तो कभी औरैया या कानपुर में। साक्षी को अब अपनी मंजिल नजर आने लगी थी। वो बहाने बनाकर अपनी बहन के बहाने दीपक तक पहुंचने लगी। कभी बहन की तबीयत का हाल जानने जाती, कभी कुछ जरूरी बात कर दीपक से अकेले मिलने की कोशिश करती। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगी और दीपक, जो दिल का सीधा और सच्चा लड़का था, साक्षी के जाल में फंसता चला गया। साक्षी ने वही किया जो आज की कई चालाक लड़कियां करती हैं, मीठे बोल, मासूम चेहरा और कुछ बेवकूफियों भरी हंसी। दीपक को लगा कि साक्षी उससे सच्चा प्यार करती है और जल्दी ही वो भी उसके इश्क में पूरी तरह डूब गया। अब दोनों के बीच मोबाइल पर घंटों की बातचीत, रात देर तक वीडियो कॉल्स और कई मुलाकातों में इशारे और नजदीकियां भी शामिल हो गई। इसी बीच दीपक के परिवार वालों ने उसकी शादी की बात शुरू की। लड़कियां देखी जाने लगी,
रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, मगर जब दीपक को इस बारे में बताया गया तो साफ साफ कह दिया, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ साक्षी से, किसी और से नहीं। यह सुनकर परिवार में हड़कंप मच गया। सबसे पहले विरोध किया तनु ने, यानी साक्षी की बड़ी बहन। उसने घर में साफ साफ कहा, यह रिश्ता ठीक नहीं है, यह लड़की ठीक नहीं है, ये जानबूझकर दीपक को फंसा रही है। मगर साक्षी ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उधर दीपक भी साक्षी के लिए इतना पागल हो चुका था कि वो अपने पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया। फिर क्या था, माँ बाप ने हाथ जोड़ दिए, बड़ी बहन ने मुंह फेर लिया, मगर दीपक और साक्षी दोनों एक ही बात पर अड़े थे, शादी होगी तो सिर्फ हम दोनों की। आखिरकार परिवार वालों ने हार मान ली और समाज रिश्तेदारों की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए दीपक और साक्षी का विवाह धूमधाम से करवा दिया गया। हर कोई समझ रहा था कि यह रिश्ता आगे चलकर क्या रंग लाएगा, मगर जो होना था वो किसी को पता नहीं था। 3 मार्च 2025 पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज, रिश्तेदारों की भीड़ और सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें। दीपक तिवारी और साक्षी मिश्रा का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हो गया। हर किसी ने यही समझा कि अब इस लड़की की जिंदगी भी सेट हो चुकी है। एक अमीर पति, बड़ा घर, रुतबा और प्यार करने वाला इंसान भी मिल गया। मगर दोस्तों, किसी ने ये नहीं देखा कि दुल्हन की आंखों में सपने नहीं थे, वहां कुछ और था। एक अधूरी ख्वाहिश, एक और प्यास जो अभी भी बुझी नहीं थी। शादी के एक हफ्ते बाद यानी 10 मार्च 2025, होली से ठीक पहले, साक्षी के मायके से उसका भाई आलोक मिश्रा आता। परंपरा के अनुसार वो अपनी बहन को पग फेरे के लिए विदा कराने आया था। दीपक ने खुशी खुशी उसे विदा किया और साक्षी वापस अपने मायके आ गई। मगर दोस्तों, उसी रात जिस दिन वो अपने पिता के घर पहुंची थी, अगले ही दिन साक्षी ने सबसे पहला काम जो किया वो ये था कि उसने अपने पुराने प्रेमी अंशुल शर्मा को फोन मिलाया। फोन की घंटी बजी। उधर से अंशुल की भारी रूठी हुई आवाज आई। साक्षी ने बस इतना कहा, तू जहां बोलेगा मैं वहीं मिलूंगी, मेरा तन अब भी तेरा है। शाम को दोनों एक होटल में मिले, वही होटल जहां कभी उन्होंने अपने इश्क की शुरुआत की थी। वहीं अब शादी के बाद फिर से उनका जिस्मानी रिश्ता शुरू हो गया। उस रात साक्षी ने अपने जिस्म की भूख को तृप्त किया। दीपक के नाम की सिंदूर और मंगलसूत्र पहने हुए वो पूरी तरह अंशुल की बाहों में खो गई। और फिर यह सिर्फ एक रात की बात नहीं रही। जब तक साक्षी पग फेरे के बहाने मायके में रुकी रही, तब तक हर रात वो चोरी छिपे अंशुल से मिलती रही। कभी मंदिर के पीछे, कभी खेतों में, तो कभी होटल में। एक तरफ उसका पति दीपक, जो लाखों के प्रोजेक्ट में बिजी था, काम से शहर से बाहर था, उसे फोन करके हालचाल पूछ रहा था। दूसरी तरफ साक्षी हर रात किसी और की बाहों में अपने जिस्म की प्यास बुझा रही थी। वो दीपक से बात करते हुए मुस्कुराती थी, मगर उसी मुस्कान के पीछे एक ऐसा जहर था जिसे दीपक कभी समझ नहीं पाया। 15 मार्च 2025 सुबह का वक्त करीब 10 बजे साक्षी मिश्रा, यानी अब साक्षी तिवारी, रोज की तरह अपने पति दीपक को कॉल करती है। ये कॉल हर दिन का हिस्सा बन चुका था, एक रूटीन की तरह। फोन उठाया जाता है, उधर से दीपक की आवाज आती है, अभी कन्नौज में हूँ, पुल के साइड पर खड़ा हूँ, ड्राइवर नहीं आया आज, तो हाइड्रा खुद ही लेकर आया हूँ, काम लगभग खत्म है, शाम तक वापस घर निकल आऊंगा। साक्षी, जो बड़ी ही मीठी आवाज में बात कर रही थी, बस इतना ही बोलती है, ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। फोन कट जाता है। बस इतने भर की बात, और फिर दिन भर दीपक का कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं आता। साक्षी थोड़ी बेचैन होती है, मगर फिर अंशुल से मिलने की प्लानिंग में लग जाती है। मगर दोस्तों, शाम होते होते जैसे ही सूरज डूबता है, वैसे ही दोनों परिवारों पर एक ऐसा तूफान टूटता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। शाम करीब 7 बजे दीपक के बड़े भाई रजत तिवारी को एक फोन आता है, जिसे सुनकर उनके हाथ से मोबाइल छूट जाता है और मुंह से सिर्फ एक चीख निकलती है, दीपक। क्या कहा?
हमला? कौन? कैसे? पूरा परिवार एक झटके में हिल जाता है। खबर मिलती है कि दीपक तिवारी, जिसने सुबह अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें की थी, अब मौत से लड़ रहा है। कन्नौज जिले की निर्माण साइट पर किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया था। उसकी हालत नाजुक है, सिर पर गहरी चोटें, हाथ की हड्डियां टूटी हुई और शरीर खून से लथपथ। तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर वहां से रेफर कर दिया गया लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में। अब साक्षी के मायके और ससुराल दोनों में मातम का माहौल है। रोने धोने की आवाजें, रिश्तेदारों की भाग दौड़, और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर दीपक पर हमला किसने किया और क्यों? मगर दोस्तों, असल कहानी अब खुलने वाली थी। एक ऐसा राज जो किसी को अंदाजा भी नहीं था। एक ऐसा चेहरा जो मासूम दिखता था, मगर असल में खूबसूरत साजिश की शातिर रचयिता थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हमले का अंशुल से कोई कनेक्शन है, या फिर खुद साक्षी ने यह खेल रचा? अब जब दीपक के ऊपर हुए हमले की खबर पूरे गांव और मोहल्ले में आग की तरह फैल गई, तो सबसे पहला कदम उठाया उसके साले आलोक मिश्रा ने। बिना एक पल गवाए उसने अपनी बहन साक्षी को साथ लिया और बाइक से सीधे कन्नौज जिला अस्पताल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही एक भयानक दृश्य उनके सामने था। हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़, पुलिस की गाड़ियां, और अंदर वो स्ट्रेचर पर खून से लथपथ दीपक, जो अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। साक्षी जब अपने घायल पति को देखती है तो एक झटके में उसके पांव से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहते हैं जैसे किसी तूफान ने दिल तोड़ दिया हो। वो फर्श पर गिरकर चिल्लाने लगती है, दीपक मेरी जान, ऐसा क्या हो गया तुझे? किसने किया ये सब? उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग भी रोने लगते हैं। मगर दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। दीपक पर हमला मामूली नहीं था, उस पर किसी ने तेज धार वाले हथियार से कई वार किए थे। शरीर में कट के निशान थे, और सबसे खतरनाक बात, उसकी कनपट्टी पर गोली लगी थी। जी हाँ, गोली सीधी दिमाग के पास जाकर फंस गई थी, जो कि ऑपरेशन के बिना निकालना मुमकिन नहीं था। ये चोट इतनी घातक थी कि डॉक्टरों ने तुरंत उसे कन्नौज से रेफर कर दिया सैफई मेडिकल कॉलेज। अब पूरा परिवार सैफई की ओर रवाना हुआ। चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, दीपक पर हमला किसने किया और क्यों? सैफई में भी डॉक्टरों की एक टीम ने कई घंटे कोशिश की, मगर गोली का केस बेहद नाजुक था। ब्रेन डैमेज का खतरा मंडरा रहा था। डॉक्टरों ने कहा, अगर गोली कुछ और घंटे अंदर रही तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। यह सुनकर दीपक के घर वाले एक बार फिर टूट जाते हैं। अब उसे गंभीर हालत में ग्वालियर के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस में ले जाया गया, मगर वहां भी हालात नहीं सुधरे। आखिरकार डॉक्टरों की सलाह पर उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया। 3 शहर, 5 अस्पताल, दिन रात की भाग दौड़, और फिर भी एक इंसान की जिंदगी हर पल मौत से जूझती जा रही थी। और उधर साक्षी, वो अब भी रो रही थी। 24 मार्च 2025 सुबह का वक्त, हॉस्पिटल की वार्ड। 10 दिन से वेंटिलेटर पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा दीपक आखिरकार जिंदगी से हार गया। सुबह 5:43 पर डॉक्टर बाहर निकलते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं, वो अब नहीं रहे। दोस्तों, इस एक लाइन ने 2 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। जैसे पूरे घर में सुनसान चुप्पी और मातम एक साथ उतर आया हो। उस वक्त दीपक साक्षी वहीं मौजूद थी। जैसे ही उसे मौत की खबर दी, वो जमीन पर गिर गई। दीपक, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू वादा करके गया था कि शाम को लौटेगा। इतना कहते कहते वो फिर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब होश आता है तो फिर चीखें, फिर आंसू, और फिर से बेहोशी। उधर दीपक के पिता, भाई और मां जैसे पुतले बन चुके थे। आंखों में आंसू थे, मगर आवाज गायब थी। जब पुलिस और डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की तो हर कोई सन्न रह गया। दीपक के शरीर पर कुल 9 जख्म पाए गए थे, सब धारदार हथियार से, और सबसे भयानक, उसकी कनपट्टी पर बेहद करीब से गोली मार गई।
गोली की एंट्री पॉइंट साफ बताती थी कि हमला जानबूझकर प्लानिंग के तहत किया गया था। अब इस रिपोर्ट के आते ही पुलिस हरकत में कई सवाल उठ खड़े हुए। आखिर दीपक का कोई दुश्मन था क्या? हमले के पीछे कौन हो सकता है? और क्या यह सिर्फ लूट मार का मामला था या कोई और वजह? 24 मार्च की शाम पूरे गांव में मातम का माहौल था। हजारों लोगों की भीड़ दीपक के अंतिम दर्शन को उमड़ी थी। वो नौजवान जो खुद का बिजनेस संभाल रहा था, जिसे हर कोई इज्जत देता था, आज चिता पर लेटा था, निर्जीव, शांत और लहूलुहान। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसके भाई रजत यादव ने मुखाग्नि दी। आसमान भी उस दिन जैसे रो रहा था, हल्की बारिश की फुहारें और गूंजती हुई सिसकियां। मगर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बस एक आगाज था उस साजिश का जिसके पीछे छुपा था एक प्यार, एक हवस और एक खौफनाक राज। अब पुलिस को शक होने लगा था। अब केस पूरी तरह से हत्या की जांच में तब्दील हो चुका था। एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी, जिसे दीपक के बड़े भाई रजत यादव ने खुद अपनी लिखित तहरीर में दर्ज करवाया था। चूंकि दीपक करोड़ों की क्रेन सर्विस कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, इसलिए इस केस को पुलिस विभाग ने भी हाई प्रोफाइल केस के तौर पर दर्ज किया। जिला स्तर से लेकर जोन तक केस की फाइल खुली। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई, जिसका काम सिर्फ एक था, कातिल को किसी भी कीमत पर पकड़ना। अब पुलिस ने उस जगह से जांच शुरू की जहां दीपक का आखिरी बार लोकेशन आया था। पुल, एक कंस्ट्रक्शन साइट। दीपक की हाइड्रा मशीन वहीं खड़ी मिली। पुलिस ने वहां काम करने वाले मजदूरों और गार्ड से पूछताछ की तो पता चला दीपक दोपहर के आसपास मशीन से निकला था और 5-7 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर खाना खाने रुका था। ढाबे का मालिक और वेटर भी यही बताते हैं कि भाई साहब यानी दीपक करीब 1:30 बजे आए थे। उन्होंने खाना खाया, थोड़ा आराम किया, फिर बाहर निकल गए, लेकिन गाड़ी वहीं ढाबे के सामने ही खड़ी रही। यानी दीपक हाइड्रा छोड़कर पैदल गया था या किसी और के साथ। अब पुलिस के सामने यह सबसे बड़ा सवाल था। वो नहर जहां दीपक की लाश मिली वो ढाबे से 7-8 किलोमीटर दूर थी, मगर वहां तक वो गया कैसे? क्योंकि हाइड्रा मशीन वहीं थी। दीपक अकेला नहीं जा सकता था और घटनास्थल पर उसकी बाइक या गाड़ी भी नहीं मिली। अब पुलिस ने ढाबे के पास की दुकानों और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। अब पुलिस जब घटनास्थल से जुड़ी हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो उस ढाबे से लेकर नहर तक के पूरे रास्ते की एक एक फुट डिटेल में जांच शुरू कर दी गई। सबसे पहले पुलिस उस ढाबे पर पहुंची जहां दीपक ने आखिरी बार खाना खाया था। वहां के कर्मचारियों, मालिक और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी दिल खोलकर कुछ बताने को तैयार नहीं था। कुछ ने डर के मारे मुंह फेर लिया, कुछ ने कहा हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक बूढ़ा वेटर था जो धीरे धीरे मुंह खोलने लगता। साहब, उस दिन दोपहर करीब 2 बजे के आसपास 3 लड़के बाइक से आए थे। उनमें से एक लड़का दीपक से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद दीपक भी उनके साथ बाइक पर बैठकर निकल गया, लेकिन कहां गए हमें कुछ पता नहीं। अब पुलिस की टीम उसी रास्ते पर बारीकी से छानबीन करती है जहां से वो बाइक गई थी। 5 से 6 किलोमीटर तक का पूरा रास्ता चेक किया जाता है। हर एक दुकान, हर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाती है और फिर पुलिस की नजर पड़ती है कैमरे पर, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए एक खंभे पर था, बिल्कुल उसी नहर के किनारे जहां दीपक की लाश मिली थी। जब पुलिस उस कैमरे की फुटेज निकालती है तो उसमें जो सामने आता है वो बेहद चौंकाने वाला होता है। टाइम 2:47। लोकेशन नहर का किनारा। एक बाइक तेजी से आती दिखती है। बाइक पर 4 लोग सवार, 3 पीछे और एक चला रहा है। बाइक थोड़ी दूर रुकती है, चारों उतरते हैं, लेकिन कैमरा का एंगल नहर के अंदर नहीं दिखाता। कोई 15-20 मिनट बाद वही बाइक फिर नजर आती है, लेकिन अब उस पर सिर्फ 3 लोग सवार हैं।
चौथा शख्स कहाँ गया? अब पुलिस की शक की सुई सीधी जा लगती है इन 3 लोगों पर, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही थी क्योंकि कैमरा बहुत दूर था और चेहरे धुंधले दिख रहे थे। पुलिस ने उस इलाके के सभी मोबाइल नेटवर्क्स का डाटा खंगालना शुरू किया। जिन जिन नंबरों की लोकेशन उस समय उस इलाके में ट्रेस हुई थी, उनमें से एक नंबर निकला साक्षी के पुराने प्रेमी अंशुल का। और अब केस मर्डर टू प्लान्ड मर्डर में बदल जाता है। अब पुलिस के पास ये मजबूत शक बन चुका था कि साक्षी और अंशुल अभी भी संपर्क में थे। दीपक को फंसा कर नहर तक बुलाया गया था और हत्या को रैंडम क्राइम दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अब पुलिस अंशुल को सर्विलांस पर रखती है और जैसे ही कॉल डिटेल्स और चैट्स निकलवाए जाते हैं तो निकल कर आता है एक चौंकाने वाला राज। दोस्तों, पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिला था उसमें भले ही चेहरे ज़्यादा क्लियर नहीं थे, लेकिन उन 4 में से एक शख्स का चेहरा साफ साफ नजर आ गया था। और जब उस चेहरे को पुलिस ने टेक्नोलॉजी से एनालाइज कराया, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और लोकल अपराधियों की फोटो से मिलान कराया गया, तो जो नाम सामने आया वो सबको चौंका देने वाला था। रामजी लाल यादव, औरैया जिले का कुख्यात बदमाश। रामजी लाल यादव कौन है? एक हिस्ट्री शीटर जिस पर 10 से ज्यादा गंभीर अपराधों के मुकदमे पहले से दर्ज, हत्या, लूट, फिरौती, अवैध हथियार, सब कुछ। और हाल ही में वो होली से ठीक पहले ही जेल से रिहा हुआ था। पुलिस के अफसर भी हैरान थे कि ऐसा बड़ा नाम एक शादीशुदा युवक के मर्डर में कैसे शामिल हो सकता है। अब पुलिस एक्टिव हो जाती है। रामजी लाल यादव को पकड़ना आसान नहीं था। वो शातिर था और उसे पता चल गया था कि पुलिस उसकी तलाश में है। वो जगह जगह ठिकाने बदल रहा था, लेकिन पुलिस ने भी मुखबिर तैनात कर दिया था। और फिर एक दिन एक मुखबिर से खबर मिलती है कि रामजी लाल इस वक्त कानपुर देहात के अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ है। पुलिस की स्पेशल टीम तुरंत रवाना होती है। सुबह के वक्त एक फार्म हाउस जैसी जगह पर दबिश डाली जाती है, चारों तरफ से घेराबंदी करके। और फिर थोड़ी देर रामजी लाल यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे थाने लाया जाता है, जहां उससे पूछताछ शुरू होती है। अब कहानी लेती है अगला बड़ा मोड़। रामजी लाल यादव की गिरफ्तारी से कई नाम उगलवाए जाते हैं। वो कैसे इस प्लान में शामिल हुआ, किसने उसे सुपारी दी, क्या यह मर्डर सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत था या कुछ और सबसे बड़ा सवाल, क्या साक्षी यानी मृतक की पत्नी इस प्लान में शामिल थी, या ये सब अंशुल और रामजी लाल की साजिश थी। दोस्तों, अब रामजी लाल यादव को थाने उठाकर लाया जाता, पूछताछ शुरू होती है, लेकिन वो लगातार यही कहता रहता है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। पुलिस के लाख पूछने पर भी वो बस यही दोहराता है कि वो निर्दोष है। मगर जब पुलिस ने अपने ढंग से पूछताछ करने लगती है, उस सख्त अंदाज में जिसमें सच्चाई को उगलवा ही लिया जाता है, तब रामजी लाल टूटने लगता है। और जब वो जो कहानी बताता है वो इतनी चौंकाने वाली होती है कि सुनने वाले पुलिस वाले भी अवाक रह जाते हैं। दोस्तों, उस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। पुलिस सोचने पर मजबूर हो गई कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। असल में रामजी लाल यादव जो कहानी बताता है उसमें खुलासा होता है कि दीपक यादव की हत्या की सुपारी 2 लाख रुपए में दी गई थी, और ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद दीपक की पत्नी साक्षी यादव ने दी थी। पुलिस जब ये सुनती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना देर किए पुलिस साक्षी को गिरफ्तार करने उसके ससुराल पहुंचती है। उसे वहीं से पकड़कर थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ होती है, तब साक्षी भी आखिरकार टूट जाती है, और वो जो राज वो खोलती है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होता। साक्षी बताती है कि वो अपने प्रेमी अंशुल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका भविष्य उसे अंधेरे में दिखता था, क्योंकि अंशुल एक गरीब आदमी था।
उसके पास कोई परमानेंट आमदनी नहीं थी। एक दिन जब साक्षी अपनी बड़ी बहन तन्नू के ससुराल गई, वहां की रईसी और शान शौकत देखकर उसके होश उड़ गए। ऐशो आराम और धन दौलत की चमक ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। उसने वही सोचा, काश उसका बॉयफ्रेंड भी इतना अमीर होता तो जिंदगी कितनी आसान होती। यहीं से उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान ने जन्म ले लिया। उसे पैसा भी चाहिए था और प्यार भी। फिर उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने अपने प्रेमी अंशुल से ये आइडिया शेयर किया। जब अंशुल ने पहली बार ये सुना तो वो भी चौंक गया, लेकिन जब उसने आगे की प्लानिंग सुनी तो उसे भी ये प्लान फायदे का सौदा लगने लगा। प्लान ये था, साक्षी तन्नू के देवर यानी दीपक यादव को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाएगी, उससे शादी करेगी और फिर कुछ समय बाद उसकी सुपारी देकर उसकी हत्या करवा देगी। उसके बाद वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाएगी और फिर उसके पास इतना पैसा होगा कि वो आराम से अंशुल से शादी कर सकेगी। उसे उसका प्यार भी मिल जाएगा और पैसा भी। अंशुल ने भी इस प्लान के दो फायदे देखे, एक तो उसे साक्षी मिल रही थी और दूसरा ढेर सारा पैसा। उसने हामी भर दी। शादी हो जाने के बाद जब साक्षी पग फेरे के लिए मायके आई तो होटल में अंशुल से मुलाकात हुई। साक्षी ने कहा, सारा काम प्लान के हिसाब से चल रहा है, अब तू सुपारी किलर की तैयारी कर। अंशुल दुर्लभ नाम के एक व्यक्ति के जरिए रामजी लाल यादव तक पहुंचता। रामजी लाल यादव हाल ही में जेल से छूटा था और पैसों की तंगी से जूझ रहा था। उसे जब 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई तो उसने बिना कुछ सोचे मान लिया। प्लान के मुताबिक 15 मार्च को साक्षी को उसके पति दीपक ने फोन पर कहा कि वो कन्नौज जिले में पुल निर्माण के काम से लौट रहा है और घर आ रहा है। उसने ये बात अंशुल को बताई। अंशुल ने तुरंत रामजी लाल और दुर्लभ को अलर्ट कर दिया। दीपक रास्ते में एक ढाबे पर खाना खा रहा था। वहीं रामजी लाल उसे मिलता और कहता, भाई साहब, क्या यह हाइड्रा मशीन आपकी है? दीपक जवाब देता है, जी हाँ। रामजी लाल झूठ बोलता है कि पास के गांव बलिया में उनकी गाड़ी नहर में फंस गई है और उसे बाहर निकालने में मदद चाहिए। दीपक 5,000 रुपए कमाने के लालच में तैयार हो जाता है और रामजी लाल के साथ बाइक पर बैठकर बलिया गांव के किनारे पहुंच जाता है। लेकिन वहां जैसे ही वो बाइक से उतरता है, तीनों से दबोच लेते हैं और गेहूं के खेत में घसीट कर ले जाते हैं। वहां रामजी लाल उस पर धारदार हथियार से वार करता है, लेकिन जब देखा कि वो अभी भी जिंदा है तो उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर गोली मार दी जाती है। उन्हें लगा कि दीपक मर गया है और वो वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन दीपक की सांसें अभी बाकी थी। गांव वालों ने उसे खून से लथपथ हालत में देखा। तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को खबर दी। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां 10 दिन तक वो जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। लेकिन 10वें दिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गया। दीपक की मौत के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो एक एक करके सारे खुलासे होते गए। रामजी लाल, दुर्लभ, अंशुल और आखिर में साक्षी, चारों को गिरफ्तार किया गया। इन सब पर हत्या, साजिश और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और कोर्ट में पेश किया गया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक लड़की ने सिर्फ लालच और प्यार के लिए एक मासूम की बलि चढ़ा दी। दिलीप ने उससे मोहब्बत की, परिवार से बगावत करके शादी की, लेकिन बदले में मिला मौत का सौदा। दुनिया में आज यही तो होता जा रहा है। कोई भी इंसान बाहर से जितना सीधा सच्चा लगे, उसके अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। और अब तो खबरें, अखबार, चैनल, हर जगह ऐसी कहानियां आम हो गई, जहां प्यार, पैसा और हवस के लिए अपनों की ही जान ली जा रही है। दोस्तों, सजग रहिए, सतर्क रहिए, भरोसा कीजिए मगर आंखें बंद करके नहीं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और किस शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। धन्यवाद।